हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम 12th क्लास के 4th चैप्टर का 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 4th पार्ट में पढ़ रहे हैं कि भारत और चीन के संबंध। पिछले पार्ट में मैंने ये बताया था कि चीन किस तरीके से आगे बढ़ा है और किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो आज हम इस पार्ट में ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत और चीन के बीच में संबंध और जापान के बारे में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के बाद। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आओ आज के क्वेश्चन को हम बात करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत और चीन के बीच में हमें संबंध बताना है। तो पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होगा, छोटा सा देखो, डेफिनेशन ये होगा कि देखो भाई 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 1949 में चाइना, माओवादी क्रांति के बाद यहाँ पे साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई थी। ठीक है, पिछली क्लास में आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया करके आप जाके जरूर देखें उसे। ठीक है, तो यहाँ पे 1947 में इंडिया और 1949 में चाइना, इन दोनों के बीच में शासन व्यवस्था स्थापित होगी। हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ, उनके देश में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। तो ऐसा पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि इन दोनों ने जब साथ साथ में आजादी पाई है, साथ साथ में सत्ता का स्थापना किया है, तो दोनों के बीच में मधुर संबंध होंगे, यानी कि बहुत अच्छे संबंध होंगे और दोस्ती के संबंध होंगे। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में दोस्ती के जो संबंध थे वो मधुर नहीं हुए और धीरे धीरे अपने ही बातों में क्या होते चले गए, उलझते चले गए। ठीक है, तो ये था हमारा डेफिनेशन। और डेफिनेशन के अगर हम आंसर की बात करें तो इसी को जब उलझते चले गए ना, तो चाइना और भारत के संबंध को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि दो तरीकों से हम समझ सकते हैं भारत और चाइना के संबंध को। तो पहला तरीका क्या है, पहला है भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दे। ठीक है, यानी कि पहले विवाद के पढ़ेंगे, उसका क्या क्या सहयोग हुआ है, संबंध का नया दौर, कैसे दोस्ती हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहां पे जो विवाद के मुद्दे हैं इंडिया के और चाइना के, वहां 1949 में देखो साम्यवादी शासन की स्थापना हुई यहाँ पे, और 1950 में 1950 के अंदर ही तिब्बत पर इसने कब्जा कर लिया। तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और तिब्बत में आपको पता होगा धर्म गुरुओं का राज चलता है। किसका राज चलता है? धर्म गुरु का। ठीक है, धर्म गुरुओं का राज चलता है। और वहां पे उस टाइम पे 1950 में एक धर्म गुरु थे और उनका नाम था दलाई लामा। क्या नाम था? दलाई लामा। तो ये जो थे, जब इन पर कब्जा किया जा रहा था तिब्बत पर चाइना के द्वारा, तो ये भाग करके कहां पर आ गए थे? इंडिया में आ गए थे। तो जब इंडिया में आकर के उन्होंने भाग करके शरण ली, तो शरण लेने पर जो चाइना वाला है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई तू भाग के इंडिया में क्यों गया, कहीं और भी तो जा सकता था। तो इस वजह से दोनों के बीच में उलझन पैदा हो गई। ठीक है, विवाद हो गए। और उसके बाद 12 साल बाद क्या करता है चाइना? अरुणाचल प्रदेश पर अपने खुद का अधिकार मानने लग जाता है। यही हमारा अरुणाचल प्रदेश, जो कि इंडिया का 7 सिस्टर कहलाता है, उनमें से एक है। ठीक है, कौन? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में खुद को कब्जा बताता है, यानी कि ये कहता है कि ये जो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, उस पर हमारा अधिकार है, हमारी जमीन है। ठीक है, और अभी भी तुम्हें पता है 2020 के अंदर क्या हो रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, यानी कि LAC पर, मतलब दोनों के बीच में हमेशा मुठभेड़ होती रहती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक तो ये और दूसरा ये। तीसरा पॉइंट कि 1965 में जब आपको पता होगा कि इंडिया, किसका? इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसके बीच में जब युद्ध हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान वाला है वो चाइना के साथ दोस्ती कर रखा था, और चाइना वालों ने इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा साथ दिया था। किसका? पाकिस्तान वाले का। लेकिन इंडियन आर्मी में तो भाई इंडियन आर्मी है, इसको हरा मारो। बात समझ आ रही है? और इसके बाद जो चाइना है वो परमाणु बम बनाने के लिए, जब हमारा देश परमाणु बम बना रहा था, आपने एक मूवी भी देखी होगी पोखरान। ठीक है, और परमाणु, जो कि जॉनी ब्रायन की है, अगर नहीं देखी तो जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे सकता, यूट्यूब पे वैसे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जब हमारा इंडिया जब परमाणु बम बना रहा था, तो इसने करा विरोध। ठीक है, और यूएनओ में जाकर के ये कह दिया कि भाई ये बंदा है जो इंडिया है वो परमाणु बम बना रहा है, जबकि अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया था LTBT परमाणु परिसीमन संधि। ठीक है, LBT परमाणु
परिसीमन संधि, परीक्षापात्र संधि, ये सारे संधि हुए थे परमाणु की वजह से, क्योंकि जिसके पास वीटो पावर है उन्हीं के पास परमाणु बम रहेंगे। लेकिन जब इंडिया परमाणु बम बनाने लग गया कैसे भी करके छुप छुपा के, तो चाइना वालों ने यूएनओ में जाकर के कंप्लेंट कर दी कि भाई ये परमाणु बम बना रहे। तो उस टाइम पे नहीं बन पाए थे, लेकिन कैसे ना कैसे हमारे देशवासियों ने, हमारे देश के होनहारों ने क्या किया था, परमाणु बम बना लिया। ठीक है, और इसका तो इसने विरोध किया, यानी कि इंडिया जब परमाणु बम बना रहा था तो उसका तो विरोध किया किसने, चाइना वालों ने। और जब पाकिस्तान बना रहा था परमाणु बम, जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है तो ये साथ दे रहा है। ये क्या दे रहा है, साथ दे रहा है। कौन दे रहा है साथ, चाइना वाले साथ दे रहे हैं कि भाई तू तो अपना भाई है, तू तो क्या कर, बना परमाणु बम इस तरीके से। और क्यों दे रहा था साथ, वो इसलिए क्योंकि जो चाइना वाला है, जो चाइना वाला है वो पाकिस्तान से जाकर के कश्मीर का कुछ हिस्सा अपनी तरफ खींचना चाहता था। ठीक है, तो पाकिस्तान बोला चलो ठीक है हम देंगे आपको कुछ हिस्सा, हमारी आप मदद करो। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट थे, आपको 6 पॉइंट बता दिया है लगभग मैंने। एक तो 1950, दूसरा 1962, तीसरा जो धर्मगुरुओं का राज चल रहा था वो तो इसी में हो गया है। ठीक है, परमाणु वाला बता दिया है, और जो 1965 में युद्ध हुआ है वो बता दिया है। तो दोनों के बीच इन्हीं कारणों की वजह से कि चाइना जो है कभी हमारा विरोध कर रहा है परमाणु परीक्षण के लिए, कभी और पाकिस्तान वाले को साथ दे रहा है, युद्ध में साथ दे रहा है, तो इन सब बातों से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, लड़ाई होगी। ठीक है, तो इससे इसके क्या हो गए, बीच में विवाद के मुद्दे हो गए, यानी कि संबंध अच्छे नहीं बने इंडिया और चाइना के बीच में। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसका, भारत और चीन के संबंधों का नया दौर। तो भारत और चीन के संबंधों का नया दौर होता है शुरू भाई 1988 में। और 1988 में क्यों होता है, क्योंकि 1988 में राजीव गांधी, कौन, राजीव गांधी जो थे हमारे उस टाइम पे प्रधानमंत्री, ठीक है, उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा की चीन की। ठीक है, जब उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा की चीन की, तब जाकर के ऐतिहासिक यात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे पहले जितने ही प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, ठीक है, और तो मतलब आजादी के बाद की बात करें तो कोई प्रधानमंत्री चाइना की यात्रा नहीं करता था। ठीक है, तो इसलिए जो राजीव गांधी है उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा की। ठीक है, 1998 में। तो 1998 में जब यात्रा की तो इन्होंने सबसे बड़ी बात करी कि जो सीमा विवाद था, जो सीमा विवाद है, ठीक है, जो सीमा विवाद है उसको इन्होंने हल करा सबसे पहले। जो भी सीमा की वजह से लड़ाई होती थी उन विवादों को इसने रोक लगा दिया। किसने, राजीव गांधी जी ने इन पर रोक लगा दिया। ठीक है, और कहने लगे कि भाई अब सीमा विवाद नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ 2003 में, कब, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, इन्होंने भी कहां की यात्रा की, चाइना की यात्रा की। ठीक है, और जब इन्होंने चाइना की यात्रा की तो इन्होंने व्यापारिक संबंधों से बात की और इन्होंने रेशमी मार्ग खोलने का अपील किया। किसने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, और यहां के नेताओं से बात किया। और उसके बाद चाइना से 2006 में चाइना के राष्ट्रपति हमारे भारत आए, इन्होंने यात्रा की। ठीक है, और बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ। तो दोस्ती देख रहे हो बढ़ रही है, कब से, 1988, फिर उसके बाद सीमा विवाद खत्म हुआ, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 2006 में चाइना के जो राष्ट्रपति थे वो आए, और उसके बाद फिर 2014 में जो राष्ट्रपति थे सी जिनपिंग। ठीक है, सी जिनपिंग ने भी क्या करी, यात्रा की। और जब सी जिनपिंग ने जब यात्रा की यहाँ पे, तो उन्होंने 16 समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। कितने, 16 समझौतों पर। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि अब जो तिब्बत के रास्ते, जो मानसरोवर का रास्ता है वो हम खोल देंगे और आप मानसरोवर जा सकते हो तिब्बत के रास्ते से। इस 16 समझौते के अंदर हस्ताक्षर किया। और इन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पे निवेश करेंगे इंडिया में। ठीक है, और इंडिया और भारत में जब दोस्ती हुई तो इन्होंने कहा कि भाई हम 40 अरब डॉलर को, 40 अरब जो डॉलर है इसको बढ़ा करके हम एक दूसरे से जो व्यापार करेंगे वो 60 अरब डॉलर तक करेंगे। कितने, 60 अरब डॉलर तक। ये जब हुआ था जबकि 2006 में समझौता हुआ, और 2006 में जब राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे इंडिया में तो 40 अरब से बढ़ा करके 60 अरब डॉलर के व्यापार करने का समझौता हुआ दोनों के बीच में। ठीक है, और जब समझौता हुआ तो इन्होंने किया भी। बात समझ आ रही है।
जब 16 समझौता हुआ था तो चाइना ने यह भी कहा कि जो हम हैं वो आपके देश के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर 20 अरब डॉलर का क्या करेंगे, निवेश करेंगे। बात समझ आ रही है? क्या करेंगे? निवेश करेंगे 20 अरब डॉलर का। ठीक है, 20 अरब डॉलर का निवेश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, है ना। तो दोस्ती क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, और जब यहाँ पे जो मैं बात बता रहा था कि 40 अरब बढ़ा करके हम 60 अरब डॉलर तक का व्यापार करेंगे एक दूसरे से मिलजुल करके। ठीक है, तो ये बात ये कही गई थी कि 2010 तक होगा, यानी कि 2010 तक ये हम कंफर्म है कि कर देंगे। और जब बात कब हुई थी? 2006 में। ठीक है, तो यहां पे हमारे कितने पॉइंट कंप्लीट हो गए? एक तो 1988 में जब नया दौर शुरू हुआ, जब राजीव गांधी ने क्या किया? यात्रा की उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यात्रा की चाइना की। उसके बाद 2006 में चाइना के राष्ट्रपति ने इंडिया की यात्रा की। उसके बाद 2014 में चाइना के जो शी जिनपिंग राष्ट्रपति थे उन्होंने भी यात्रा करी। और उसके बाद जो 2006 में हुआ था वहां पे 40 अरब डॉलर से हटा करके 60 अरब डॉलर तक का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू किया। और यहीं पे लक्ष्य रखा गया था कि हम जो है वो 2010 तक इतना व्यापार हम बढ़ा देंगे। और जब 2014 में समझौता हुआ, 16 समझौते पर हस्ताक्षर किया था चाइना और इंडिया ने, तो इन्होंने कहा था कि हम 20 अरब डॉलर तक इंडिया में निवेश करेंगे। चाइना ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जापान के बारे में। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो जापान की उत्थान की बात करें भाई तो ध्यान रखना जापान है ये। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको 5 मिनट में। ठीक है, तो जापान का उत्थान जापान है क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा 1945 में 6 अगस्त, ठीक है, और 9 अगस्त, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 इन दोनों में ही हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा है। ये मैंने मैप बनाने की कोशिश की है जापान का। ठीक है, तो यहां देखना हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर क्या हुआ? परमाणु बम गिरा है, लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है, तो उत्थान कैसे हुआ? इतनी ज्यादा मतलब बुरी स्थिति होने के बावजूद भी इसने कैसे अपने आप को डेवलप किया? ठीक है, डेवलप कैसे किया? तो ध्यान रखना जो जापान है, जो ये टोटल जापान है, ध्यान रखना ये वो 3,77,775 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसकी आबादी 13 करोड़ है। कितनी है? 13 करोड़ है। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक बात हो गई। लेकिन यहां पे क्या है? जो कच्चा माल होता है ना, कच्चा माल, ठीक है, कच्चे माल का आयात है। कच्चे माल का आयात है। क्यों? क्योंकि यहां पे कच्चे माल की कमी है। ठीक है, पैदावार इसकी कच्चे माल की कमी है। ठीक है, तो कच्चे माल का क्या करता है? ये आयात करता है। और जो तैयार माल होता है उसका ये निर्यात करता है। ठीक है, निर्यात यानी कि तुमने कंपनी का नाम सुना होगा, पैनासोनिक कंपनी का नाम सुना होगा, सुजुकी कंपनी सुना होगा, होंडा कंपनी सुना होगा। तो ये जितने भी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और कार के जो हम कंपनियां देखते हैं वो कहां की हैं? वो भाई साहब जापान की है। ठीक है, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका इतना खात्मा हो गया था कि बिल्कुल नीचे गिर गया था, लेकिन खुद ही अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप किया कि भाई सोचो ही मत, इतनी तेजी से विकास करा। और ये एशिया का देश है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, ये एकमात्र ऐसा एशिया का देश है, एकमात्र ऐसा एशिया का देश है जो कि G8 ग्रुप 8 का सदस्य है। ग्रुप 8 का सदस्य है। ठीक है, और क्या है? ये भाई यूएनओ में सबसे ज्यादा अंशदान करता है। सबसे ज्यादा का मतलब ये नहीं कि अमेरिका से भी ज्यादा, अमेरिका के बाद अंशदान यही करता है यूएनओ में सबसे ज्यादा, यानी कि दूसरे नंबर पे है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, जो जापान है वो अमेरिका से बाद अंशदान करता है कहां? यूएनओ में, यानी कि दूसरे नंबर पे। यूएनओ में ये 20% अंशदान करता है, 20%। ठीक है, किसी देश को, वो भी छोटे से देश को, इतना ज्यादा अंशदान करना बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने अपने संविधान में क्या लिखा है? अपने संविधान देता है कि हम अपने मतलब युद्ध से, किससे? युद्ध से
त्याग पत्र करते हैं। क्या करते हैं? त्याग करते हैं। यानी कि इन्होंने अपने संविधान में ये लिखा कि ना ही तो हम भाई युद्ध का तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, किसी बल का, किसी भी सैनिक का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम युद्ध से बिल्कुल ही दूर रहेंगे। ठीक है, ये बात इन्होंने अपने संविधान में कहा है। ठीक है, और ये धीरे धीरे इतना डेवलप हो गया कि पूरा का पूरा विश्व जो है, पूरा का पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व की, पूरे के पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, बड़ी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब एक बात बताओ, इतना ज्यादा खामियाजा भुगतने के बाद भी किसी देश को दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बननी कितनी ज्यादा टफ होगा, कितना ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया होगा, तब जाकर के इन्होंने क्या हुआ, दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनी। क्लियर है? और ये पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड में ये दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो यहाँ पे हमने कितने पॉइंट जान लिया? 6 और एक 7 पॉइंट जान लिया हमने। और ये था हमारा जापान का पूरा व्यू, जो कि बेसिक चीजें थी। ठीक है, हालांकि हमारे जो चैप्टर है इसमें इतना ही बताया गया है एनसीईआरटी में, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं इतना ही बताऊं, इससे ज्यादा अगर कभी और टॉपिक होगा तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।